बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये हैं इमरान हसन और ये है अरमला हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ क्या आप खैरियत से। सॉरी मैं ये नहीं कर सका क्योंकि मेरा हाथ करना चाहिए ना, इशारे से ये है अरमला हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ क्या आप खैरियत से हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक और नया दिन अल्लाह ने हमें नसीब किया है जिसमें हम बखैर आफियत सांस ले पा रहे हैं अच्छी सेहत के साथ। अगर नहीं ले पा रहे, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो हमारी बेस्ट विशेस दुआएं आपके साथ हैं। मे यू रिकवर सून। बहुत सारे लोग हैं उनकी ज़िंदगी में बीमारियां चल रही होती हैं और बीमारियां फिर आपको अल्टीमेटली टेंशन, जब एक बीमारी लंबी चल जाती है तो आप फिर टेंस होना शुरू कर देते हैं। तो स्पिरिचुअली पाकिस्तान में बहुत है, हाँ बहुत है, लेकिन वो स्पिरिचुअली आप अगर कनेक्टेड हो और नेचर के साथ अगर आप कनेक्टेड हो ना तो उससे आप बहुत हद तक सेहतमंद रहते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली शहरों के अंदर तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोगों को कोई नेचुरल चीज देखने को नहीं मिलती, दरख्त तक, हवा, परिंदे देखने को नहीं मिलते। जहाँ पे लोगों के लिए जो एंटरटेनमेंट वाला मामला है उसमें भी इनफैक्ट जब आप कहीं फ्रेश एयर में जाते हैं, पार्क्स में जाते हैं, पार्क्स की सूरत हाल हमारे सामने होती है, लोग जाने से तो गुरेज करते हैं। जो सुबह सुबह इस काबिल भी नहीं होते ना, जो सुबह सुबह चले जाते हैं वॉक के लिए या एक्सरसाइज के लिए, वो ठीक रहता है। लेकिन ओवरऑल इस मुल्क में ज्यादातर लोगों की जो एंटरटेनमेंट है वो है खाना, क्योंकि आप बाहर से खाना खाएंगे, आपकी जिंदगी की वाहिद एंटरटेनमेंट है। शहरों में खास तौर पे इसमें कोई शक नहीं है। फिर उसको हजम ना करना और फिर बीमार हो जाना, ये भी एक मसला है। खैर जनाब, कल मौसम ने फिर अंगड़ाई ली। आप कहेंगे रोजाना सुबह महकमे मौसमियात बने होते हैं, ये लोग तो हमारी मजबूरी है क्योंकि इसके अलावा हमें और कोई प्लेजेंट स्टोरी मिलती नहीं है अनफॉर्चुनेटली। क्रिकेट भी नहीं हो रही ना, तो क्रिकेट की बात कर लेते हैं। तो ये आप मनाजिर देख रहे हैं, आई थिंक ये कौन सी शहर है, मतलब ये लाहौर है। लाहौर, यस इट्स लाहौर। और बहुत खूबसूरत, हाँ लाहौर। सुबह अच्छी बारिश हुई अचानक से, इनफैक्ट अलग सुबह तेज हवाएं भी चली और फिर बारिश हुई। लेकिन जो हाईलाइट है ना वो कल हैदराबाद के ओले हैं, आधा किलो के ओले भाई। वो तो लोग डर गए बेचारे, गाड़ियों के टेनिस बॉल जितने, और गाड़ियों के शीशे आपको पता है टूट गए उसकी वजह से। बिल्कुल तेज हवाएं भी चली, दरख्त उखड़ गए, सोलर पैनल्स हों, बोर्ड्स हों गिर गए, बिजली का निजाम खासा डिस्टर्ब हुआ। तूफानी बारिश जो कोठरी में हुई, उसके बाद जो मकान की दीवार गिरी, अनफॉर्चुनेटली 3 बच्चे भी जामाक हो गए। याला बारिश से जी जख्मी होने की अफराद की तादाद भी जो तकरीबन 7 के करीब है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह के वाकयात हुए हैं। सांगड़ में भी एक बच्ची जामाक, दीवार गिरी है, उसके बाद बच्ची जामाक हुई है, 4 जख्मी हुए हैं। हाई टेंशन लाइन का टावर गिर गया मट्टी में। उसके अलावा आसमानी बिजली गिरने से मरने वालों की तादाद जो है वो 6 हो गई है। सो वही बात है, हम हमेशा कहते हैं कि अल्लाह ताला से जब भी बारिश की दुआ मांगे, रहमत की बारिश की दुआ मांगे, क्योंकि रहमत के बाद एंड लुक एट द ओले का साइज जो हम दिखा रहे हैं ये अच्छा, ये जो इन्होंने उठाया हुआ है ना, ये फुल साइज का वो ओला नहीं है जो नीचे आया है, क्योंकि नीचे गिरने से ये टूट जाता है। तो आप कह सकते हैं कि हाफ है उसका। और इमेजिन कितने हेवी साइज ओले पड़े इस तरह के, दैट्स अलार्मिंग। वैसे बड़ी अच्छी बात है। तो अल्लाह करे जी आप सेफ रहे। उम्मीद है कि ज्यादा नुकसान नहीं होगा। वैसे कुछ लोगों के जो सोलर पैनल्स होते हैं ना घरों में लगे हुए, उस पे भी नुकसान हुआ है, वो वहां पे भी लगे हैं। तो खैर जनाब, हमारी दुआ है कि मौसम जब भी तब्दील हो, बारिश हो, जो भी, चूंकि अब आने वाले दिनों में ये सिलसिला होना है खास तौर पे ये सिंध के इलाकों में, तो ये खैर आफियत का हो। आफियत से हमें आफिया सिद्दीकी साहिबा भी याद आ गई हैं। कल उनके हवाले से भी बड़ी अहम खबरें आ रही थी। सेनेटर मुश्ताक साहब, उनकी बहन जो है आफिया साहिबा की, फौजिया सिद्दीकी साहिबा, उनके साथ अमेरिका तशरीफ़ लेके गए जहाँ पे उनकी मुलाकात हुई है। सूरत हाल उनकी तशवीशनाक है, लेकिन मुलाकातों और बातचीत का सिलसिला, रास्ता ऐसा लगता है उनसे अब खुल गया है। और अब ऐसा वक्त लगता है कि अब इस हवाले से आवाज़ उठाई जानी चाहिए ताकि आफिया सिद्दीकी की रिहाई अमल में आ सके। अमरीकी हुकूमत इस हवाले से इसके ऊपर नजर सानी करे। ये 20 साल के बाद मुलाकात हुई है, 2.5 घंटे तक जारी रही और बहुत बड़ी डेवलपमेंट इटसेल्फ एक फैमिली के लिए 20 साल के बाद उनसे मिलना। बिल्कुल, डॉक्टर फौजिया को डॉक्टर आफिया से गले मिलने, हाथ मिलाने तक की इजाज़त नहीं थी और डॉक्टर फौजिया को इस बात की इजाज़त नहीं दी गई कि वो डॉक्टर आफिया को उसके बच्चों की तस्वीर भी दिखा सके। जेल के एक कमरे के दरमियान में एक मोटा शीशा लगा हुआ था और उसके आर पार मुलाकात हुई और आफिया साहिबा ने सफ़ेद स्कार्फ और खाकी जेल ड्रेस में मलबूस थी। और 2.5 घंटे मुलाकात में पहले 1 घंटे डॉक्टर आफिया ने रोज़ अपने ऊपर गुजरने वाली अजियत की तफसीलात सुनाई और डॉक्टर आफिया ने कहा कि मुझे अपनी अम्मी, बच्चे हर वक्त याद आते हैं। उनको उनकी अम्मी की चूँकि वफ़ात हो चुकी है, उन्हें इल्म नहीं है अपनी अम्मी की वफ़ात के हवाले से। और उनके सामने जो है जेल के अंदर उनके औदांत जेल में हमले से गिर चुके हैं, ज़ाया हो चुके हैं, उनको सर पे एक चोट लगने की वजह से उनको सुनने में भी मुश्किल पेश आ रही है। और इसी हवाले से ये सारी मुलाकात में चीज़ें सामने आई हैं।
डॉक्टर आफिया से सेनेटर मुश्ताक अहमद, डॉक्टर फौजिया और क्लाइव स्टारफुट समेत जेल में उनसे मुलाकात हुई है। इसकी मजीद अपडेट जाहिर बात है फौजिया साहिबा जो मजीद बात करेंगी तो सामने आएंगी। आज सेनेटर मुश्ताक के साथ उनकी मुलाकात डॉक्टर उनकी बहन से हुई, आज सेनेटर मुश्ताक साहब से। तो बेहतर कम से कम इसमें एक अच्छी खबर ये है कि ये सिलसिला कम से कम शुरू तो हुआ है, ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए अब थोड़ी सी हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट भी एक अच्छी स्टोरी है। क्रिकेट और पढ़ाई की बात करेंगे, क्रिकेट और सिर्फ क्रिकेट की बात। हालांकि यूजुअली जो हमारे क्रिकेटर्स होते हैं इनका पढ़ाई से कम ताल्लुक होता है, लेकिन पढ़ाई कहते हैं ना क्रिकेट में छक्के छुड़ाने वाले अब पढ़ाई में भी दुनिया को दिखा रहे। कप्तान बाबर आजम साहब और रिजवान साहब जो हमारे ज़बरदस्त किस्म के विकेट कीपिंग बैट्समैन हैं, अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई में मसरूफ़ हैं जी, और उनकी तस्वीरें भी आ गई। उन्होंने कहा जी बहुत हो गई क्रिकेट, अब थोड़ी पढ़ाई भी कर ली जाए। स्पोर्ट्स में क़यादत की खसूसियात उन्होंने दिखाई हैं, और ये क़यादत की खसूसियात उजागर करने वाले कोर्स में वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ये दोनों स्टार प्लेयर्स हैं। बिल्कुल, बाबर आजम ने कल अपने ट्विटर पर ये शेयर की, फोटो वायरल हो गई और पढ़ाई कर रहे हैं, और साथ उन्होंने एक इमोजी भी बनाई जिसमें बहुत हंस रहे हो, और वो बहुत इंटेंस किस्म की पढ़ाई चल रही है। ये ऐसी है जैसे हम करते थे ना पढ़ाई, उतनी बाबर आजम साहब को देख के लग रहा है हमारी वाली पढ़ाई हो रही है, और कोई पढ़ाई नहीं हो सकती है। रिजवान अलबत्ता बहुत जो कह लो खुशू खुजू के साथ पढ़ाई। अब देखें इन दोनों में से फर्स्ट कौन आता है, ये हमने देखना होगा। लेकिन ऑल द बेस्ट गाइस, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। और बाबर आजम ने इससे पहले इस सेशन से कुर्ता शलवार पहन के उर्दू में स्पीच भी की थी। खैर जी, कौमी क्रिकेटर्स की चूंकि बात हो रही है तो इनके ऑफ सीजन का भरपूर फायदा उठाने की भी खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें क्रिकेटर्स ने हज पे जाने का फैसला किया। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान समेत कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपनी फैमिलीज के साथ हज अदा करेंगे। बाबर आजम अपनी वालिदा के साथ जून के दूसरे हफ्ते में हज के लिए रवाना होंगे। इसी तरह फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद और चाचू मोहम्मद रिजवान और फ़हीम अशरफ भी अगले माह हज की साथ। चाचू का तो बनता है, माइंड नहीं करते हैं लेकिन आप उनको जरूर कहते हैं। साबिक कप्तान इंजमामुल हक भी अपनी एहलिया के हमरा हज पे जाएंगे। इसी साल बाबर आजम, शाहीन जाफरीदी, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद समेत कई क्रिकेटर्स उम्रे का फरीजा भी सर अंजाम दे चुके हैं। सब ये हज पे रहे, अल्लाह ताला इनका हज कबूल फरमाए। और हम आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली हैं हमने, आपको पता है हम कोशिश करते हैं जो कि हमारे पास कम खबरें अच्छी होती हैं लेकिन फिर भी मेक श्योर करते हैं अच्छी बताएं, लेकिन मजबूरी है, अब हमने आपको बड़ी खबर भी बतानी है। मजा नाजरीन को बड़ी खबर में ही आता है। चलें जी, बड़ी खबर देखते हैं। तो आज की बड़ी खबर क्या है? 9 मई के वाकयात के बाद पीटीआई पर जमीन तंग कर दी गई है। हमें मालूम है पीटीआई शदीद मुश्किलात का शिकार है, कई रहनुमा जेलों में कैद हैं, मुतअद्दिद रूपोश हैं। गिरफ्तारियों का दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है। अली मोहम्मद खान और शहरियार आफरीदी रिहा हुए, उसके बाद दोबारा गिरफ्तार हुए। इलेक्शन जीतने की सलाहियत रखने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्तें भी तैयार कर ली गई हैं, उन्हें हिरासत में लेने का फैसला किया गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। और इलेक्शन से पहले इमरान खान की नाअहली और तहरीक इंसाफ पर पाबंदियों की चहमगोइयाँ भी इस वक्त हो रही हैं। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ये दावा कर रहे हैं कि 9 मई के वाकयात के मास्टरमाइंड इमरान खान है, और हुकूमत ये कह चुकी है कि उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई खारिज इम्कान नहीं। दूसरी जाने पीटीआई पर पाबंदी के लिए भी इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे और जल्द फैसला करेंगे। दूसरी तरफ जी तहरीक इंसाफ से पंछियों की उड़ान जारी, और अब तक 100 से ज्यादा अरकान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। पीटीआई को खैराबाद कहने वालों को हाथों हाथ लेने की कोशिशें भी हो रही हैं। जो सियासी जमातें हैं उन्होंने बागियों को वेलकम करने के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जहांगीर तरीन साहब से अहम शख्सियात ने राबते भी शुरू किए हैं। आसिफ अली जरदारी लाहौर में बराजमान है। पीपल्स पार्टी में सियासी रहनुमाओं की शमूलियत का सिलसिला भी जारी है। नून लीग ने भी जी पीटीआई छोड़ने वाले सियासी खानदानों को पार्टी में लेने का फैसला कर लिया है, जबकि पीटीआई के कुछ अरकान ने काफ लीग से भी राबते किए और शमूलियत के लिए आइंदा इंतखाबात में पार्टी टिकट की यकीन दहानी भी मांग ली है। इमरान खान साहब ने जी मौजूदा सूरत हाल में देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर बिल्कुल अमल पैरा है। उन्होंने बरतानवी नशरियाती इदारे से इंटरव्यू में कहा कि उन्हें पार्टी छोड़ने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पुरुमीद है और कहते हैं कि जो कुछ मर्जी कर लें उन्हें उस वक्त तक कमजोर नहीं किया जा सकता जब तक कि उनका वोट बैंक बरकरार। बिल्कुल, उधर इमरान खान की मुज़ाकरात की पेशकश पर वज़ीर आज़म खुद मैदान में आए। उन्होंने कहा नहीं, अब नहीं। इमरान से बातचीत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि इंतहा पसंद
और जलाओ घेराव करने वाले मुकालमे के हल नहीं हो सकते। ऐसे अनासिर की जो मुतशद्दिद कार्रवाइयाँ हैं उनका मुहासबा होना चाहिए। दूसरी जानिब अदालती महाज पर हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो तनाव किसी कैफियत है बरकरार है। मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए वफाकी काबीना ने जुडिशल कमीशन बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने काम से उसे रोक दिया। गुज़िश्ता रोज़ ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर जो वफाकी हुकूमत है उसने सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के 3 जजेस पर एतराज़ उठाया और इस्तदा की कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर ऑडियो लीक केस न सुने। वफाकी हुकूमत ने भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंक्वायरी कमीशन में एक ऑडियो चीफ जस्टिस की खुशदामद से मुतल्लिक है, यानी कि मफादात का टकराव है। अदालती फैसलों कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जज अपने किसी रिश्तेदार का मुकदमा नहीं सुन सकता। इसमें जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे उनकी एक मिसाल भी दी गई कि उनके बेटे का केस था तो उन्होंने खुद को अलग कर लिया था। ये सारा मामला जिस पे हमने बात की है इस पे अब तज्जिया लेना भी बहुत ज़रूरी है और तज्जिए के लिए हम नन अदर देन विद दिस ब्यूटीफुल गार्डन जो हम बैकग्राउंड पे देख सकते हैं। इम्तियाज गुल साहब ऑल द वे फ्रॉम द फेडरल कैपिटल मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज गुल साहब, बहुत शुक्रिया। आई होप यू आर डूइंग वेल। आपका गार्डन जो है हम ऑफ एयर भी देख रहे थे, पीछे आपने बड़ा अच्छा व्यू रखा हुआ है। आई होप कि इस्लामाबाद का वेदर इस्लामाबाद फील बिल्कुल प्लेजेंट भी है। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी शुक्र, ठीक ठाक। आई विश कि मैं आपको लॉन दिखा देता, फिर किसी वक्त दिखा देंगे, तस्वीर भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। सर ये जो अभी जो मामला चल रहे हैं, अब जरा सियासत की तो एक तरफ हम तहरीक इंसाफ से जो छोड़ने वाले अफराद हैं उनकी जानिब बाद में आते हैं। जरा ये जो 9 मई के वाकयात के हवाले से इमरान खान साहब पे आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के हवाले से कहा जा रहा है और ख्वाजा आसिफ तो कहते हैं कि जी मास्टरमाइंड ही इमरान खान साहब है। सो क्या कहेंगे इस कमेंट के ऊपर आप? इतने अच्छे मौसम में हम इतनी कड़वी बातें अभी करने जा रहे हैं। बदकिस्मती से वो हालात इस किस्म के, अभी तो अमेरिकी सदर जो बाइडेन और लायनल मेसी जो फुटबॉल, उन्होंने भी पीटीआई छोड़ दिया। तो इस किस्म के हालात पैदा हो गए हैं कि कोई ज़बरदस्ती जा रहा है, कोई खुशी से जा रहा है और इसमें पाकिस्तान की बदनामी के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए कि हम 75 साल हो गए इसी दायरे में घूम रहे हैं। जिन लोगों को कल तक वो कहते थे कि ये टेररिस्ट हैं, शरपसंद हैं या शरपसंदों की पार्टी में हैं, आज तमाम बड़ी जमातें उनको खुशामदीद कह रही हैं। एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश, जो लाहौर में अभी मैच शुरू हुआ है आसिफ अली जरदारी और जहांगीर तरीन के दरमियान, तो वो भी उसी सिलसिले का हिस्सा है। काफ लीग भी उसमें अपना हिस्सा डालना चाहती है। मुझे याद आ रहा है मैंने कोई सन 2000 में एक आर्टिकल लिखा था कि हमारे यहाँ ज़मीर का बहरान है, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। उस वक्त बात ये थी कि 420-21 दिन हो गए थे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को जेल में। आपको मालूम है जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में इक़्तिदार संभाला तो बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया, उसी में मुशाहिद हुसैन भी थे। तो मैंने लिखा था कि किस तरह यहाँ पे ये ज़मीर के कैदी हैं, लेकिन जब ज़मीर के कैदी बाहर आए तो क्यू लीग कि वो सेक्रेटरी जनरल बन गए, वो जो किंग्स पार्टी बनी थी। और आज देखें वो किंग्स पार्टी कहाँ है। अभी तक किसी हद तक उनका हल्का असर है, लेकिन वो फिर तितर-बितर हो गई 2008 के जब इलेक्शन आए। तो हमें मैं तो बतौर पाकिस्तानी बस सिर्फ बड़ा कोल रहा हूँ, अफसोस के साथ देख रहा हूँ कि कितनी बेढटाई के साथ ये लोग जोड़ तोड़ में शुरू हो जाते हैं और वही लोग रिसाइकल हो रहे हैं, कभी एक पार्टी में दूसरी तीसरी चौथी पार्टी। और जिन 100 लोगों का जिक्र किया उनमें से गालिब अक्सरियत तो वो है जो दूसरी जमातों से आई थी, उन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की थी। तो मालूम नहीं पाकिस्तान का ये शर्मनाक, पाकिस्तान के सियासतदानों का सियासत का ये शर्मनाक सिलसिला कब ख़त्म होगा। अच्छा, अगर इन लोगों या तजियाकारों की चले हम बात कर लेते हैं जो दानिश्वर हैं हमारे ओपिनियन मेकर्स, अगर उनका ये ख्याल है कि ऐसे इक़दामात से पार्टीज़ ख़त्म नहीं होती। इमरान खान खुद पार्टी के चेयरमैन होने की हैसियत से कह चुके हैं, पीपल्स पार्टी की एग्जांपल भी बल्कि कल दे रहे थे कि पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हुई और नहीं होता, ऐसे तारीख में हमने देखा है। लेकिन क्या जिनकी मंशा है कि इस तरीके से हो, लोग छोड़ें, वो जिसका भी प्रेशर है, वो जैसा भी प्रेशर है, क्या वहाँ होमवर्क नहीं है ऐसा कि इन रहनुमाओं के जाने से पार्टी की सेहत पर शायद उतना असर ना पड़े, या प्लान इज समहाउ लार्जर और हमें अभी उसकी इनिशियल पिक्चर नज़र आ रही है, शायद ऐसा कुछ हो? आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, तो उनसे पूछना पड़ेगा क्योंकि अब तक जो कुछ हुआ है उससे आप लोगों के जहनों से वो लीडर या उसका बयानिया वो तो नहीं निकाल सकते हैं। भले इलेक्शन कल हो जाए, परसों हो जाए, 2 साल के बाद हो जाए, तो ये तो उनके सोचने की बात है। जिस तरह
भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का एक तहैया किया हुआ है जब से कुलभूषण जाधव को पकड़ा गया था, उनके जासूस को। तो मुझे लगता है कि इसी तरह पीटीआई को भी सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है। अब उसमें कुलभूषण जाधव को पकड़ने से पाकिस्तान भारत के दरमियान ताल्लुकात बहुत इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। और वैसे मुझे याद आ गया कि उसकी भी जब माँ उसकी वालदा और बेगम से मुलाकात करवाई थी तो 4 इंच हैवी शीशा था जिसके पास उसको ला के उनकी मुलाकात करवाई गई, जो आफिया सिद्दीकी साहबा की आप बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी सोचता रहता हूँ कि उर्मिला को या मेरी बेगम को, मेरी बहन को कोई अमेरिकन क्यों नहीं उठा के लेके गए इस तरह। अगर इतनी ही वो मासूम थी तो हमें इस बात पे भी सोचना चाहिए। ज्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह है कि गैर ज़रूरी तौर पे हमने एक मसले को एक जज्बाती रंग दे दिया है। कितनी ख़वातीन हैं जिनको यहाँ से उठा के ले जाया गया, कोई वजह होगी उसकी। तो बस हम एक बड़े जज्बाती घन चक्कर में फंसे हुए हैं, चाहे वो सियासत है हमारी, चाहे बैन अक़वामी हमारे ताल्लुकात हैं, चाहे हमारी समाजी ज़िंदगी है। तज़ादात से भरा हुआ एक मुआशरा है, झूठ मुनाफ़क़त पे हम पल बढ़ रहे हैं, उसी में हमारी परवरिश होती है। और उसी का एक हम देख रहे हैं आजकल जो आसिफ जरदारी साहब लाहौर में कर रहे हैं और जहांगीर तरीन साहब मिल मिला के। इम्तियाज़ गुल साहब, मेरा अगला सवाल भी इसी हवाले से है कि ये सारे, कल भी हम बात कर रहे थे कि जितने भी लोग हैं जो पार्टी से अलग हुए हैं, ये इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी रहे हैं, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब हों, अलीम खान साहब हों या दीगर लोग हों। और अब जब तहरीक-ए-इंसाफ ये छोड़कर जा रहे हैं और नई पार्टी एक ओरिजिनेट होने जा रही है, आसिफ अली जरदारी भी जैसे लाहौर में, और काफ़ी नून लीग और काफ लीग ने भी पीटीआई के जो छोड़ने वाले लोग हैं उनको भी वेलकम करने की तैयारी की है। सो हाउ डू यू सी कि ये जो नई पार्टी आएगी, अब इमरान खान साहब तो कहते हैं उनकी जब तक उनका वोट बैंक है, उनकी पॉपुलैरिटी, उनको कोई ख़तरा नहीं है, वो कमज़ोर नहीं हो सकते, लेकिन इस पार्टी से कोई फ़र्क पड़ेगा जब ये नई पार्टी आएगी या इसके हवाले से कोई बातें होंगी? देखिए, सोवियत यूनियन जब होता था या फिर अभी मौजूदा शाम की हुकूमत है या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, वहाँ पे आपको मालूम है ना कि जब वोट पड़ते हैं तो 98%, 99%, 97% वोट पड़ते हैं मौजूदा हुक्मरान को। तो यहाँ भी ऐसे ही वोट पड़ जाएंगे, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा आपको। हमारे मुल्कों में जो निज़ाम है वो इस किस्म के हैं कि जो भी हुक्मरान है, जिसके हाथ में इख्तियार है, उसको वोट भी पड़ जाते हैं। तो किसी को इससे क्या ताल्लुक है कि किसी की पॉपुलैरिटी है या नहीं है। अपने तरीके से अगर आपने एक इलेक्शन मैनेज किया है और उस मैनेजमेंट के तहत आपको 80-90% वोट मिल जाएंगे। अल्लाह खैर सलाह की। बलूचिस्तान में ऐसे इलेक्शन हुए हैं जहाँ पे जीतने वाले उम्मीदवार को 500-600 वोट मिले, लेकिन फिर भी वो कौमी असम्बली का रुकन बन गया। तो पाकिस्तान में तो इस किस्म की बहुत सारी एबेरेशंस कहते हैं, मालूम नहीं मुझे उर्दू में उसको क्या कहते हैं, लेकिन इस किस्म के आपको हैरान इस पर नहीं होना चाहिए। भले किसी का बयानिया मकबूल हो या गैर मकबूल हो, असल नताइज का उससे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। अच्छा, कल इससे पहले जब 9 मई के वाक़यात हुए थे तो इमरान खान ने थोड़ा वक्त लिया था इनको बाकायदा क्लियरली कंडेम करने में। शायद वो पॉलिटिकली कोई स्पेस गेन करने की कोशिश कर रहे थे, या मे भी उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये डैमेज किस लेवल का हुआ है। उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि जैसे वाक़यात की कोई हिमायत नहीं कर सकता। फिर कुछ दिन गुजरे तो उन्होंने बाकायदा कहा जी हम कंडेम करते हैं इसको, और फिर उनकी लीडरशिप ने भी कहा, चूँकि उस टाइम ये स्टोरी थी अगर कोई ये कंडेम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था। कल जो इमरान खान साहब ने एक मीडिया इंटरेक्शन किया, उसके अंदर एक बार फिर उन्होंने कुछ इशारे ऐसे दिए जैसे वो शायद अपने आप को कुछ ज़्यादा डिसोसिएट नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि अगर मुझे इस तरीके से रेंजर्स पकड़ेगी जो कि पैरामिलिट्री फोर्स है, तो अल्टीमेटली रिएक्शन फिर कैंटोनमेंट्स की जाने भी आएगा ना, और कहाँ जाके लोग एहतजाज करेंगे, उनके अल्फाज थे। तो आपको लगता है कि इमरान खान ने 8-10-12 दिन गुजारने के बाद, ये सारा प्रेशर लेने के बाद, अब कहीं वो अपनी पॉलिसी को रिव्यू कर रहे हैं और दोबारा उसी एजिटेशनल काइंड ऑफ सिचुएशन पर दोबारा जाने की कोशिश करें? कल उन्होंने वैसे कारकुनों को दोबारा तैयार रहने की बात भी की उन्होंने। देखिए, उसमें सियासत में आपको कई मरतबा स्टेप बैक करना पड़ता है। इमरान खान साहब के अपने ख्यालात एक तरफ, लेकिन खुद मैं ज़ाती तौर पे ये जलाओ घेराओ मार धाड़ इसमें बिल्कुल यकीनी। मैं 19 साल की उम्र में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, उस वक्त हम कॉलेज में थे, बाहर निकले और लोग मुजाहरा हो रहा था। मैंने एक पत्थर उठा के बस पे मारा और वो खुशकिस्मती से उसकी छत पे गया, जो पब्लिक बस गुजर रही थी। ठीक है। तो वो जब छत पे गिरा, उसी वक्त मुझे ख्याल आया कि इसमें जो बस के अंदर लोग बैठे हैं, अगर उसको लग जाता तो क्या होता।
वो दिन मैं 1979 की बात कर रहा हूँ, अप्रैल मई की बात होगी। मैंने कभी इस किस्म की हरकत नहीं की कि जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो। तो इस पे सबको मेरा ख्याल है एक चार्टर होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, रहनुमाओं को इस बात से सख्ती से मना करना चाहिए कि आप पत्थर, लाठी, गन हाथ में ना उठाएं, इसलिए कि इससे हो सकता है कोई मासूम, कोई माँ बाप का अकेला कमाने वाला, बिल्कुल ऐसे, और ऐसे ही लोग इसकी जद में आते हैं जी। तो हमें ये तशद्दुद की जो सियासत है इसकी बिल्कुल दो टोक अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए। बाकी जो इमरान खान को जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया वो दुनिया भर ने देख लिया, और दुनिया भर, और अभी तो हालात ऐसे नहीं कि अदालतों में जो बड़े जज हैं, हाई कोर्ट के जज भी कहते हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और ये बात सारी बैरूनी दुनिया में रिपोर्ट हुई है। बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज ने उसको रिपोर्ट किया है कि जज भी ये पूछ रहे हैं, उन पे भी इतना प्रेशर है। क्या गुल साहब, वो पॉइंट मेरा कि क्या इमरान खान अपनी पॉलिसी तब्दील कर रहे हैं कल की स्टेटमेंट के बाद, आपको फील होता है दोबारा से? देखिए, उनको करनी चाहिए, करनी पड़ेगी उनको। अच्छा, इसलिए कि दीवार के साथ तो उनको लगा दिया गया है, बिल्कुल वो कॉर्नर में है इस वक्त। तो उन्हें चाहिए कि खुल के दो टोक अल्फाज में बात करें। बाकी ये तो जाहिर है सवाबदीद उनकी है, ना मैं इमरान खान हूँ, ना आप इमरान खान है, ना आप उनकी पार्टी के मेंबर है, ना मैं हूँ। हमारा तो ये कि जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़ जो है ये गलत है, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इसको किसी तौर पे भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इम्तियाज गुल साहब, इन द एंड मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान साहब कुछ फ्लेक्सिबल नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार हुकूमत जो हो और आप प्राइम मिनिस्टर हो, वो कहते जी हमने को मुज़ाकरात नहीं करने, हमारी तरफ से सारे दरवाजे बंद हैं। जी, उसमें उनका ज़ाहिर सवाबदीद है। उनको लगता है, नज़र आ रहा है कि जब हाथ पांव आप एक जमात के काट दें या बांध दें तो फिर मुकाबला बिल्कुल मैदान खाली हो जाता है, और उनको ये लग रहा है कि अगले 5 साल के लिए उनकी हुकूमत दोबारा आ सकती है। इस सूरत हाल वो क्यों मुज़ाकरात करेंगे? ठीक है गुल साहब, चलें। थैंक यू हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और अपना एनालिसिस हमारे सामने रखा। इम्तियाज गुल साहब, सीनियर तज्जियाकार, मौजूदा सियासी सूरत हाल पे अपना इजहार राय कर रहे थे। उम्मीद है आपने सुना। आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगे, लेकिन फिर वक्त जब आपसे बात करें तो इमरान खान साहब इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। आज फिर अदालत के अंदर इमरान खान साहब की पेशी है और लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए हैं। ये ज़मान पार के मनाजिर हैं जब इमरान खान यहाँ से रवाना हो रहे हैं लाहौर से। आगाह करते रहेंगे आपको। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपकी सेहत चूंकि हमें बहुत अजीज़ है, इसलिए बहुत ज़रूरी है इस पर बात करना, और ख़ास तौर पे शहर कायद की बात करना। यहाँ पे जनाब जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं, दिमाग को खाने वाला एक जरसूमा है जिसे नेग्लेरिया कहा जाता है, ये फिर से मुतहरिक हो गया, और महज एक हफ्ते के दौरान इसके बायस एक खातून समेत 3 अफराद की ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई है, यानी कि उनका इंतकाल हो गया है। तीनों मरीज़ों में तेज़ बुखार, सर दर्द और मतली की शिकायत सामने आई थी। ये एक जरासीम है, इसको वायरस नहीं कहा जाता, पैरासाइट कहते हैं इसको। इससे बचा कैसे जाए, हाउ डज इट वर्क, ये कैसे इफेक्ट करता है एक इंसानी सेहत को, इसी पे हमने इस सेगमेंट में बात करी। बिल्कुल, डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैसल फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप यू आर डूइंग वेल। डॉक्टर फैसल, सबसे तो हम इस नेग्लेरिया के हवाले से बात करें, ये है क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, और ये इसका जो इम्पैक्ट है वो इंसान के ब्रेन के ऊपर ही क्यों आता है? वालेकुम अस्सलाम, बुलाने का शुक्रिया। तो ये पैरासाइट, जैसे आपने बोला है, ये पैरासाइट भी एक जरासीमी किस्म होती है और ये पानी में पाया जाता है। खासतौर पे जो फ्रेश पानी होता है, जो तालाबों का या लेक का जो पानी होता है, उसमें पाया जाता है। और ये नाक के जरिए जिस्म में घुसता है, ये मुंह के जरिए नहीं घुसता। और नाक और दिमाग के दरमियान एक छोटी सी एक हड्डी होती है, उसके थ्रू जाके फिर ये दिमाग में इन्फेक्शन करता है और एक तरह से दिमाग को खा जाता है, ये पिघला जाता है एकदम से। ओह माय गॉड, अच्छा, ये तो सुन के मुझे वैसे ही डर लगना शुरू हो गया। तो ये एक तो ये कि इसकी डिटेक्शन कैसे होती है डॉक्टर साहब, किस पानी में ये है? तो देखिए, पानी की डिटेक्शन तो इतना नहीं, इंसानों में अगर इन्फेक्शन होता तो इसका खून का टेस्ट नहीं होता। ये एक तरह से गर्दन तोड़ बुखार पैदा करता है। तो गर्दन तोड़ बुखार की जो डायग्नोसिस होती है, तशखीस होती है, उसके अंदर हम लोग रीढ़ की हड्डी से थोड़ा सा पानी लेते हैं, या ये पानी जो है ये दिमाग के आसपास होता है, उसमें फिर हम ये टेस्ट करते हैं। क्या ये आम इंसानी आंख से देखा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, दूरबीन में। अच्छा डॉक्टर फैसल, ये बताइए, जब ऑब्वियसली इसका फैलाव किस तरह से होता है? क्या ये पीने का पानी है, या हम मुंह धो रहे हैं, या किसी भी तरह पानी का इस्तेमाल है? जैसे आपसे खुद कहा कि फ्रेश वाटर में ये होता है, जो उस वक्त चाहे वो लेक है या दीगर चीज़ें, सो ये इंसानी बॉडी के अंदर दाखिल कैसे होता है?
ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो है ये कि कराची का जो पानी है खासतौर पर इस वजह से कराची में ज़्यादा पाया जाता है। ये हमारे जो तालाब हैं कराची से बिल्कुल बाहर हालाजी और ये कर्ली लेक वगैरह जो है वहाँ से पानी हमारे शहर में आता है। अमूमन जो पानी है उसको ट्रीट होने की ज़रूरत होती है, क्लोरिनेट होने की ज़रूरत होती है। जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वहाँ पे ये बदकिस्मती से होता नहीं है और वही पानी हमारे फिर नलके में आता है। इसी तरह से हमारा जो पानी है उसके अंदर गटर का पानी थोड़ा सा मिक्स होता है हमेशा, क्योंकि जो ट्यूब्स हैं वो पास होती हैं और यही पानी फिर हमारे नलके में आता है। और फिर जब हम नहाते हैं, अगर नहाते हुए अगर आप ऊपर देखते हुए पानी जाए तो आपके नाक में जा सकता है, या वजू के दौरान भी अगर आप बहुत जोर से अंदर पानी डालें तो ये आपके नाक में जाता है और फिर नाक से अंदर। दीगर ममालिक में दुनिया के अमूमन ये स्विमिंग से होता है, जो लोग ऐसे पानी में तैरते हैं, मगर ऑब्वियसली यहाँ पे जो पेशेंट आए थे उनमें ज़्यादातर तैरने की हिस्ट्री नहीं है, प्रॉब्ली ये घर के पानी में ही था ये। अच्छा डॉक्टर फैसल, क्या ये ट्रीटेबल पैरासाइट अगर आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो क्या ये ट्रीटेबल चीज़ है? ये इसका इलाज एक्चुअली मुश्किल है। इसके अंदर मात की जो शरह है वो तकरीबन 99% के करीब होती है। अच्छा। क्योंकि बहुत तेजी से ये प्रोग्रेस करता है। इनफैक्ट जब हमारे पास लोग आते हैं तो अमूमन 1 से 2 से 3 दिन मैक्सिमम के अंदर उनकी अमात होती है। दवाइयाँ हैं इसके लिए मगर बहुत मौसर दवाइयाँ नहीं हैं। कितने केसेस आए अभी तक आपके पास इसके? देखिए, अगर सालों से बात करें तो कई केसेस आए हमारे पास। तो जब भी गर्मी होती है, इस जरासीम को गर्मी बहुत पसंद है। जब गर्मी होती है तो ये जरासीम ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है और इस वजह से जैसी कराची में गर्मी होती है तो यहाँ पे केसेस एकदम से 1 या 2 आना शुरू हो जाते हैं। मगर जितने भी हमारे पास आए उनमें से आई थिंक सिर्फ 1 ही हम बचा पाए थे। बाकी हम नहीं बचा पाए। अच्छा बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब ये जो पानी का इस्तेमाल है, ऑब्वियसली आपने खुद भी कहा हमारे नलकों में आता है, क्या इसको कुछ तरीका ऐसा है कि पानी के अंदर कोई ऐसी चीज़ शामिल हो, क्लोरीन हो या दीगर चीज़ें हो जिससे इसको किल किया जा सके या इसका जो इम्पैक्ट है उसको कम किया जा सके? जी बिल्कुल। तो अच्छी बात यह है कि इसको चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। अगेन आइडियल तो ये है कि अगर हमारा पानी जो नलके में आ रहा है वो क्लोरिनेटेड है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में भी यही मसले हुए थे बहुत सालों पहले और उन्होंने जब अपना पानी को ट्रीट करना शुरू किया क्लोरीन से तो वो बेहतर हो गया। अगर आपके पास पानी आ रहा है तो 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो पानी का जो टैंक है या जहाँ पे भी आप पानी स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे क्लोरीन के टैबलेट आते हैं, आप वो डाल सकते हैं, या अगर वो नहीं तो जो कपड़े धोना में ब्लीच होता है वो भी क्लोरीन ही होता है, वो आप डाल सकते हैं। मगर प्लीज़ केयरफुल होना है क्योंकि ब्लीच भी डेंजरस होता है, तो आपको थोड़ा सा हिसाब से डालना होता है और वो डिपेंड करता है आपका टंकी कितनी है, आप कितना वो डालें। मैं तो अगर आप कराची के शहरियों के बारे में डॉक्टर फैसल सोच रहा हूँ कि बेचारे किस चीज़ से बचें और किससे ना बचें। कितना बड़ा ये साइकोलॉजिकल प्रेशर है ना देखने वालों के लिए कि वो एक ऐसी चीज़ से लड़ रहे हैं जिसके लिए शायद बचाने के लिए उनको इतना ट्रेन भी नहीं किया जा रहा। एंड थैंक यू वेरी मच कि आप जैसे लोग हैं जो इन प्लेटफॉर्म से लोगों को बता रहे हैं कि आप कैसे बचें। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि अगर खुदा न खास्ता जैसा कि आपने कहा कि अगर ये चला गया वंस आपके नाक के जरिए दिमाग तक हिट कर गया तो बचने के चांसेस कम है, लेकिन सिम्टम्स कब तक इसके वाजे होते हैं? कब तक हमें पता चलता है कि अब ये असर करना शुरू कर चुका है? कितना टाइम लेता है ये? ये मुश्किल सवाल है। ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन नहीं है। अमूमन 2 से 3 दिन में आपको लोगों को सिम्टम होते हैं। यूजुअली सिम्टम जो है वो सर में दर्द, तेज बुखार, जैसा आपने कहा था उल्टियाँ, एंड आगे जाके बेहोशी की हालत भी होती है इसके अंदर। अच्छा, बेहोशी की हालत भी होती है। और इसमें क्या जो एज ग्रुप्स हैं डॉक्टर साहब वो भी वेरिएंट जैसे हमने दीगर वायरसेस के अंदर देखा है, दो इट्स नॉट अ वायरस यू टोल्ड, लेकिन उसमें जो आपकी इम्यूनिटी है वो काउंट करती है। अगर कोई यंग है तो वो ज़्यादा रेजिस्ट कर पाता है और कोई ओल्ड एज है या बच्चा है तो उसकी फ़र्क होती है इम्यूनिटी। इसमें भी ऐसा है या नहीं? ये सब पे एक जैसा ही की वक्त में असर करता है टाइमलाइन इसकी? हाँ, तो अगर हम देखें हमारे पास कौन से केसेस आए जनरली पिछले सालों में, तो यूजुअली ये ऑलमोस्ट सारे ही मर्द हैं ऑलमोस्ट, एंड यूजुअली यंग एज सॉरी यंग यानी कि 30s 40s, कुछ थोड़े से ओल्डर भी आए, बच्चे हमने नहीं देखे इसके साथ। एंड आई थिंक देयर इज मोर टू डू विद आपके क्योंकि ये सबसे ज़रूरी बात है करना। आप जो देखने वाले हैं वो कैसे अपने घर में पानी को महफूज बनाएं, उनको कोई क्वांटिटी, कोई प्रोडक्ट जो भी आप तफवीज़ कर पाएं जिससे कम से कम कुछ थोड़ी बहुत इसको क्योर किया जा सके। जी, सो देखिए दूसरा तरीका जो मैं बताने वाला था जो शायद ज़्यादा आसान हो, क्योंकि ये पीने से नहीं होता है। एक तो जो भी आप पानी आप पिए तो ऑब्वियसली उबाल के पिए, निगलेरे के लिए नहीं, मगर
दीगर दूसरे जरासीम के लिए। मगर पानी जो हमारे नाक में जाएगा घर पे, वो 2 तरीके हैं। सो नहाते हुए बस ख्याल रखें कि ऊपर से पानी अगर डाल रहे हैं तो प्लीज नाक में ना जाए, ऊपर जाके पानी ना डालें अपने ऊपर। और दूसरा, वजू करते हुए नाक में पानी जाता है तो उसका एक आसान तरीका ये है कि अगर आप थोड़ा सा उबला हुआ पानी अपने जहाँ पे वजू करें वहां रख लें और जब नाक साफ करें तो वो पानी इस्तेमाल कर लें, तो आप उससे महफूज जाएंगे। सिंपल तरीका है। ठीक है, मतलब नाक से बस पानी की तरसील आप अवॉइड कर लें तो काफी हद तक आप क्योर हो सकते हैं। तो खवातीन हज़रात, यानी कि नाक में साफ पानी डालें, साफ पानी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, इन दी एंड आज 31 मई को इंसदादे तंबाकू नोशी का दिन भी है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उन ममालिक में है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा टोबैको का इस्तेमाल भी करते हैं, सिगरेट्स पीते हैं, स्मोकिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा है लोगों की। आप कुछ सर इस हवाले से मैसेज देना चाहें, लोगों को बताना चाहें कैसे इस से लोग निकलें? बिल्कुल, तो देखें, आई थिंक तंबाकू नोशी, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो शीशा हो, चाहे वो चबाने वाला हो, तो तीनों ही बहुत ही मुज़र हैं। एंड बदकिस्मती हमारे पास मुंह का कैंसर, हलक का कैंसर की रेट बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ फिर दिल के मसाइल, स्ट्रोक के मसले बहुत ज़्यादा हैं। ये वाली बीमारी वो होती हैं जो कि अगर हो जाए तो उसके इलाज इतना ही बुरा है जितनी बीमारी एक तरह से। अगर आपके मुंह का कैंसर है तो आपको ज़बान काट देते हैं, आपके चेहरे का हिस्सा काटना पड़ता है, जिंदगी बिल्कुल आगे जाके खराब हो जाती है। तो ऑब्वियसली एंड इसको बचना इतना मुश्किल नहीं है। अगर कोई सिगरेट पीता है, छोड़ना मुश्किल है, तो डेफिनेटली डॉक्टर से रुजू करें। हमारे पास दवाइयाँ भी होती हैं जिससे सिगरेट छोड़ना आसान है। ओके, थैंक यू वेरी मच। फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद थे। मलेरिया के हवाले से जी हमने बात की, और ये इसके लिए डॉक्टर फैसल ने बड़ी अच्छी तरीके आपको बताएं कि अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपने अपने घर में जो पानी पीने का है उसमें तो इतना पहले इम्पैक्ट नहीं आता, आप उसको बॉईल करके पिए, लेकिन जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आप एहतियात करें। गंदा पानी नाक के जरिए आपके अंदर इसके पैरासाइट जा सकता है, सो अवॉइड दैट। एंड तंबाकू नोशी के हवाले से क्विट करना बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल है। डॉक्टर फैसल कह रहे हैं कि हमारे पास मेडिसिन हैं जिससे क्विट करना आसान हो जाता है। अब आपकी विल की बात है। लोग बड़े से बड़ी ड्रग नशा एडिक्शन छोड़ देते हैं, और रिपोर्टली 8 मिलियन लोग, 80 लाख से ज़्यादा अफराद हैं जो कि सालाना तंबाकू नोशी का शिकार हो जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और बहुत से लोग अब भी ये करते हैं। सो कोशिश कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और जितना कम कर सकते हैं और फिर छोड़ सकते हैं, एक प्रोसेस के जरिए उसको छोड़ दीजिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं पाकिस्तान के नामवर गुलकार और अदाकार लेजेंडरी इनायत हुसैन भट्टी साहब की, जिनकी 24वीं बरसी आज मनाई जा रही है। इनायत हुसैन भट्टी 12 जनवरी 1928 को गुजरात में पैदा हुए। इनायत हुसैन भट्टी ने MAO कॉलेज में दौरान तालीम स्टेज ड्रामाज में पहली बार अपनी फ़नी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। उन्होंने मास्टर नियाज हुसैन शामी से मौसीकी में महारत हासिल की। इनायत हुसैन भट्टी ने पंजाबी फिल्म फेरे से अपनी शोबिस के करियर का आगाज़ किया और शोबिस की दुनिया में एंट्री दी। हदायतकार नज़ीर ने 1955 में उन्हें फिल्म हीर के मरकजी किरदार के लिए मुंतखब किया। गुलकार इनायत हुसैन भट्टी ने 1960 में फोक थिएटर की बुनियाद रखी। हुसैन भट्टी 31 मई 1999 को अलालत के बायस इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। हुसैन भट्टी साहब की बरसी के मौके पर हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करे थे। एक बेहतरीन फ़नकार, बेहतरीन गुलकार, और जैसा कि हमने कहा कि उनकी फ़नी खिदमात फ़न के लिए जो उन्होंने दी, हमेशा उनके फ़न की सूरत में हमेशा याद रखी जाएगी। इसी नुक्ते के ऊपर हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दूसरे घंटे में दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट एक्सप्रेसो किताब का, और आज भी दोस्तों विस्की का नॉवेल क्राइम एंड पनिशमेंट, इसी पे बात हो रही है। आज किस पहलू पे बात हो रही है आपको दिखाते हैं एक्सप्रेसो किताब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। सिलसिला है आलमी अदब से इंतखाब का, और बात हो रही है अजीम शान नावल क्राइम एंड पनिशमेंट के हवाले से। क्राइम एंड पनिशमेंट जो कि दोस्तोयेव्स्की ने लिखा, 1964 की एक अजीम तसनीफ़, और इस नावल से साइकोलॉजी की कई थ्योरीज बरामद हुई। फ्राइड सेगमेंट जो थे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर थे इस नावल से। इस नावल से काफ़का मुतासिर थे, इस नावल से नीत्शे मुतासिर थे, इस नावल से टॉल्स्टॉय मुतासिर थे, और आप हैरान होंगे कि दोस्तोयेव्स्की के इस काम से आइंस्टाइन मुतासिर थे। ये किसी वक्त में बात करेंगे कि आइंस्टाइन की जो कामयाबियां हैं उनके पीछे वो जो ताकत है तख़य्युल की और इमेजिनेशन की, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पीछे, वो कैसे जाके लिंक करती है दोस्तोयेव्स्की के अजीम शान काम के साथ।
और आज हम बात करेंगे क्राइम एंड पनिशमेंट में जो हमें सबक हमें मिलते हैं, और ऐसे सबक जो 150 साल तारीख के बाद, यानी 150 साल गुजरने के बाद आज भी इतनी ही रेलेवेंट है। यानी उनकी एक हैसियत जो है वो किसी हद तक आप कवानीन की कह सकते हैं। आज का जो सबक है वो ये है कि दोस्तों इसकी ये समझते हैं कि जो ईवल होता है, जिसको हम बुराई कहते हैं, और वो बुराई की जो डेफिनेशन है वो ये है कि मॉरल वैल्यूज़ या अखलाकी कदरों से डेविएशन का नाम। उसमें प्राइड आ सकता है, उसमें इग्नोरेंस आ सकता है, बहुत सारी इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि आपको बुराई की जानिब धकेलती हैं। और दोस्तों इसके नज़दीक ये आपके अंदर का ह्यूमन का हिस्सा है, ये बुनियादी तौर पे उसके अंदर का एक हिस्सा है, और उसके मुताबिक अगर वो चलता है तो डेफिनेटली वो मॉरल वैल्यूज़ या अखलाकी कदरें जो उसके आस पास हैं उनसे डेविएट करता है, उनसे मुख्तलिफ होता है, और इस सिलसिले में उसको पनिशमेंट होती है। और वो जो पनिशमेंट है वो दो तरह की है। एक तो फिज़िकल पनिशमेंट है कि आपकी वो गलती जो है, आपको वो जो जुर्म है वो डिस्कवर हुआ, माशरे ने किया और उसके बाद आपको सज़ा दे दी, जेल भेज दिया। और दूसरी सज़ा जो है वो आपके अंदर की है, वो साइकोलॉजिकल सज़ा है, नफ्सियाती सज़ा है, उससे आप गुजरते हैं। और इस सज़ा को बेसिकली दोस्तों इसकी समझते हैं कि सबसे बड़ी सज़ा है। सो ईवल जो है उसके खत खाल जो है आपके ज़हन में आ गया होगा कि दोस्तों इसकी क्या ईवल से क्या मुराद है, बुराई से क्या मुराद है। अब जब हम आगे जाते हैं तो वो ये कहते हैं, यानी ये जो सबक जो आज आपने डिस्कस करना है कि क्राइम एंड पनिशमेंट से हमें क्या खूबसूरत सबक मिलता है, वो ये है कि ईवल से जो लड़ना है वो लव और कंपैशन के साथ लड़ना है। लव और कंपैशन के साथ लड़ना जो है ये बज़ाहिर आपको बहुत आम सी बात नज़र आ रही होगी, लेकिन एक ऐसे वक्त में ये नावल लिखा गया जब साइकोलॉजिकल लफ्ज़ तो एग्जिस्ट करता था, साइकोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी या भी अपने बहुत ही इब्तदाई मराहिल में थी। उसके बाद साइकोलॉजी ने जो कुछ डिस्कवर किया वो एक ऐसा फ़र्द दोस्तोयेव्स्की नाम का 1864 में उसको इतनी बड़े नताइज वो कैसे अखज़ कर रहा था। आज हम जानते हैं कि जब भी आप किसी भी ऐसे फ़र्द से बात करते हैं जो आप समझते हैं कि वो गलत है और उसको आप दुरुस्त करना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में हम ये देखते हैं कि कहीं हमारी किसी बात से वो ऑफेंड ना हो जाए, हमारी किसी बात से उसके अंदर फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पैदा ना हो जाए। क्योंकि फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पैदा होना या ऑफेंड हो जाना ये इस बात की गमाजी करता है कि उसकी जो कॉग्निशन है, जहाँ पे बेसिकली मैंने दलाइल से बात करनी है और दलील देनी है, वो आर्जी तौर पे एक शट डाउन किसी कैफियत में चला जाता है। सो जब भी मैंने किसी से बात करनी है तो उसका फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स किसी सूरत में भी बेदार नहीं होने देना, और एक ऐसी सुकून आवर, एक ऐसे अच्छे माहौल में बात करनी है, एक ऐसी मोहब्बत से बात करनी है कि उसकी जो कॉग्निशन है, उसका जहन का वो दरवाज़ा जो है जहाँ से दलील दाखिल होती है और जहन दलील को तस्लीम करता है, वो दरवाज़ा खुला रहना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए। सो जब भी आप वेपन के साथ, एंगर के साथ, एग्रेशन के साथ, नफ़रत के साथ ईवल से लड़ना चाहेंगे तो उसके अंदर फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से इस सारे मुकालमे के अंदर आपकी जो दलील है वो दलील मर जाएगी। वो दलील उस दरवाज़ा जो कि ज़हन का दरवाज़ा है उसके अंदर दाखिल ही नहीं हो सकेगी। तो उस बंदे के अंदर जो तब्दीली हम चाह रहे हैं वो तब्दीली किसी सूरत में वाक़या नहीं हो सकती। दोस्तोयेव्स्की ये समझते हैं कि जो ईवल है वो इंसान की नॉर्मल कंडीशन नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उसके अंदर का हिस्सा है, ये उसके अंदर है ये सब कुछ, लेकिन वो इसको नॉर्मेलिटी से फासले पे समझते हैं, वो इसको नॉर्मल नहीं समझते। और ये बुनियादी तौर पे जो कुछ भी उन्होंने अखज़ किया है वो साइबेरिया में रह के किया। जब उनको 4 साल की सज़ा हुई और वो वहाँ पे रहे, और वहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल्स थे, वहाँ पे जराइम पेशा लोग थे, तो वहाँ पे जो उन्होंने बग़ौर मुताला किया इंसानी नफ्सियात का, इंसानी फ़ितरत का, उससे ये नताइज हैं जो हमें नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड में मिलते हैं, जो हमें उनके नावल इडियट में मिलते हैं, जो उनके नावल क्राइम एंड पनिशमेंट में मिलते हैं, जो गैम्बलर में मिलते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये वो तमाम तजर्बा है उस राइटर का कि उसने क्लोजली इंसानी नफ्सियात को उसका मुताला किया। एक और बात जो कि हमें क्राइम एंड पनिशमेंट में सीखने को मिलती है वो ये है कि आपको ठीक है कि ईवल जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके अंदर है और आपके उस तरफ जाने का जो इम्कानात हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उस सिलसिले में जो राइट पाथ है या जिसको हम सिरात मुस्तकीम कहते हैं या सीधा रास्ता कहते हैं,
या मोरल वैल्यूज़ के साथ सिंक जुड़ा हुआ रास्ता जो है, जिसमें मॉरल वैल्यूज से मेरी मुराद ये है, या दोस्तोवस्की भी यही समझ, एक तो कुछ तो बहुत यूनिवर्सल और बैन अवी किस्म की हैं, उसमें सच बोलना है, उसमें बदयांती नहीं करनी, काम नहीं तोलना, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। और इसके अलावा कुछ लोकलाइज्ड मॉरल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। सो ये जितनी भी मॉरल वैल्यूज़ हैं, इनके साथ जो सिंक हो के चलना है, इस सिलसिले में दोस्तोवस्की ये समझते हैं कि ये आसान काम नहीं है, बल्कि हमें रोज़मर्रा की बुनियाद पे हर वक्त अपने आप को रिमाइंड करवाना पड़ता है, याद दहानी करवानी पड़ती है। और ये मुसलसल याद दहानी का एक तसलसल है जो कि पूरी ज़िंदगी रहता है। और जैसे ही आप अपने आप को ये याद दहानी नहीं करवाते तो आपकी जो इम्कान है दूसरी तरफ जाने का वो बढ़ जाता है। सो ये जो याद दहानी वाला मामला है ये हर वक्त मुसलसल रहना चाहिए। यानी अगर दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहें तो वो ये समझते हैं कि ज़िंदगी जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ऑटो पायलट पे लगा दिया जाए। अगर इसको आप ऑटो पायलट की तरफ लगाएंगे तो इसके इम्कानात जो हैं ईवल की जानिब ज़्यादा होंगे और दूसरी तरफ नहीं होंगे। और ये आपको बहुत कॉन्शियस होना पड़ता है, जो और बहुत ज़्यादा जो कॉन्शियसनेस है वो आपको रियलाइज़ करवाती है कि किस तरीके से मुझे बार बार याद दहानी करवानी है और अपने आप को याद दहानी करवानी है कि आपको दुरुस्त रास्ते पे रहना है। दोस्तों, इसकी इस नावल को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसके अंदर अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि जाते जाते हुए यानी किसी किरदार के मुंह से वो एक ऐसा जुमला निकलवाते हैं कि जो बाद में आपको मालूम होता है कि इतनी बड़ी साइकोलॉजी की थ्योरी जो है वो यहाँ से निकलती है। या नीत्शे का जो सुपरमैन का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है वो किस जगह पे किस किरदार के मुंह से निकलता है। या फ्राइड सेगमेंट के कौन सी बात जो है या डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो किस जगह से लिया गया है, ये तमाम चीज़ें आपको तहय्युर में डालती हैं और उस इंसान के वाले से एक बड़ी मोहब्बत पैदा करती हैं आपके दिल में। जो 1864 में इतने बड़े काम, यानी 1860 की दहाई में उनके बड़े नावल आए, तो 1860 की दहाई में इतने बड़े नावल, इतना बड़ा काम वो कर गए जो कि आज भी उसी तरह रेलेवेंट है। दोस्तोवस्की का शुमार उन बड़े राइटर्स में होता है जिन्होंने आने वाली सदी की हवाले से बहुत सारी पेशगोइयाँ की और वो पेशगोइयाँ जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए इंसानी नफ्सियात और जो माशरती नफ्सियात हैं, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आपको क्राइम एंड पनिशमेंट और दीगर जितने भी नावल हैं दोस्तोवस्की के वो ज़रूर पढ़ने होंगे और पढ़ने चाहिए। देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब। वेलकम बैक और वंस अगेन सुबह खैर आपको। उम्मीद है आप खैरियत से और हमारे साथ हैं जी। हमारे सेगमेंट तड़के का वक्त हुआ चाहता है, आम आदमी की बात इसमें हम करते हैं और आज ये जो चिंची रक्शे जिन्हें आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इनके बारे में बात हो रही है। देखते हैं आज क्या है तड़के। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेसो तड़के के साथ मैं हूं सिकंदर भट्ट और मैं तड़के आया हूं लाहौर के मसरूफ़ तरीन चांद गाड़ी स्टैंड पर। आज के सेगमेंट में हम लाहौर में चलने वाली लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट या यूं कहिए लोकल मिनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जायज़ा लेंगे। मेरे साथ रहिएगा। ज़माना कदीम में जब इंसान ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना शुरू किया तो उन्होंने बहुत सी तरह की गाड़ियां आजमाई, मसलन बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी, रेलगाड़ी और चांद गाड़ी। ये दुनिया की वाहिद चांद गाड़ी है कि जो आपको सिवाय चांद के और कहीं भी ले जाएगी। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के आदाद शुमार के मुताबिक लाहौर में इस वक्त 2.5 लाख के करीब रिक्शा है, जिसमें से 60 से 65 हज़ार रिक्शा ये बाइक रिक्शा है। इनकी मेंटेनेंस के लिए शुरू में स्वीडन की एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया, लेकिन उस कंपनी को किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई। वो 6-7 महीने फारग बैठने के बाद पाकिस्तान छोड़कर चली गई और आज चिंची की कंडीशन ये है। तो जी इन चांद गाड़ी ड्राइवरों ने अपने
ग्रुप का नाम क्या रखा हुआ है? शिकरा शुरली। शिकरा शुरली इटली गैंग। मैं आपसे बैलगाड़ी गधा गाड़ी की बात कर रहा था। मुझे एक ऐसे लाहौर के जवान मिले हैं जिन्होंने मौजूदा चांद गाड़ी को ही एक गधा गाड़ी मिक्स टाइप बना दी है। मुझे बताओ ये कहाँ से तुम्हें आइडिया आया कि तुमने इसको सवारियों से हटा कर लोडर रिक्शा बना दिया? ये बात कुदरती अंग्रेजों ने हमको जेन दे दी है। अब इसको लोडर के साथ इसको तुम सवारी वाला भी बना लेते हो? हाँ, सवारी वाला भी बना। कितनी देर के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर देते हो लोडर टू सवारी वाले में? एक दिन के अंदर आप इसकी ये फटे उतार के गड्डियां लगा देते हो वापस। यार कैसा क्रिएटिव आदमी है उस्ताद, क्या बात है, सही जुगाड़ू आदमी है। अगर इसको हम गवर्नमेंट खूबसूरत कर दे, या जिस तरह चाइना में और जापान में चलते हैं बड़े प्यारे प्यारे मम्मी डैडी कलरफुल, तो यार वो चलाने में आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा वैसे? नहीं, इसमें ज़्यादा मज़ा है। इसका मतलब है आपको जो चीज़ ज़रा थोड़ी सी भैड़ी सी लग रही हो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे भी आप इसलिए बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मुझे भी भैड़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं। दुनिया में सवारी रिक्शे का कॉन्सेप्ट 17वीं सदी के आगाज में फ्रांस में जनरेट हुआ, लेकिन वो एक ह्यूमन पुल्ड चेयर की शक्ल का था। यानी आज जहाँ पर इंजन लगा है उस जमाने में वहाँ पर एक इंसान झुका हुआ था। एक और स्कूल ऑफ थॉट का मानना है कि दुनिया के पहले सवारी रिक्शे का कॉन्सेप्ट फ्रांस की बजाय जापान से आया। वो दुनिया के पहले सवारी रिक्शे का क्रेडिट जापान में रहने वाले एक अमेरिकी जोनाथन गोबल को देते हैं। आप चिंची में सवारी कर रही हैं बच्चों के साथ। मैंने जब भी कहीं फैमिली मेम्बर्स में जाना होता तो मैं चिंची ही यूज़ करती हूँ। अगर इसको थोड़ा खूबसूरत कर दिया जाए जैसे ठीक है, वैसे अगर इम्प्रूवमेंट हो तो वो भी अच्छा लगेगा। आपको चिंची रिक्शे में बैठ के मजा आता है? मजा आता है। वो आपकी बहन तो मुझे लगता है सो गई है, उसको इतना ज़्यादा मजा आना शुरू हो गया। आपको चिंची में सवारी करने का मजा आता है? लो जी, मजा नहीं आता। चिंची रिक्शा या चांद गाड़ी के मेरिट्स की बात करें तो सबसे पहले ये अहम बात है कि ये एक हवादार सवारी है। वैगन और बस की तरह कंजस्टेड नहीं है जहाँ पर सवारियाँ एक दूसरे के साथ साथ बैठी हैं गुत्थम गुत्ता होकर, और सांसों के ज़रिए एक दूसरे की एलर्जीज़ और सेप्टिक्स एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं। ये इसका सबसे बड़ा मेरिट है। नंबर 2, ये रीचेबल है। सवारी रोड के जिस किनारे पर भी खड़ी है ये वहाँ पर आ पहुँचती है। एट द डिस्टेंस ऑफ 1 स्टेप ये अवेलेबल है। नंबर 3, बाकी सवारियों की निस्बत चिंची रिक्शा में रेशियो ऑफ एक्सीडेंट सबसे कम है। चिंची में सैर करने का मजा आता है आपको? जी। आपको डर नहीं लगता? थोड़ा थोड़ा। ये पक्का पाकिस्तानी खौफ आता है उसको, लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है। आपको चिंची रिक्शे में सैर करने का मजा आता है? एंजॉय करती हैं आप? नहीं जी, गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। और ये जनरेशन जो है वो चिंची रिक्शे को दिल से पसंद करती हैं। तो बस अब ज़रूरत इसी बात की है कि इसको खूबसूरत करके थोड़ा मम्मी डैडी बना दिया जाए तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साथी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। मैं कहा भैया ऐनक ला दो, की गल वेल्डिंग करना है? चिंची रिक्शा की कंडीशन है, जो इसकी क्वालिटी है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? नहीं, असल में जो कंडीशन जा रही है अभी मौजूदा हालात में चिंची तो बहुत ज़्यादा रफ है, और वो तब बैठना पसंद करेंगे जब इसकी लुक वाइज जो है ना डिस्प्ले अच्छा होगा, ये ग्रेसफुल लगे। हाँ, जब ग्रेसफुल होगा, लुक वाइज अच्छा होगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सी बात है। तो जो साफ़ सुथरी चीज़ हो तो उसमें बैठने का भी मज़ा आता है और दिल भी करता बैठने का। ये बहुत अहम पॉइंट है। ये वही पॉइंट है जो मैं आधे घंटे से मैं भी लूर फेर रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि इस चिंची को फ्यूचर की सवारी समझा जाए और इसको डिज़ाइन करके खूबसूरत और ग्रेसफुल अट्रैक्टिव बनाया जाए, ताकि पढ़े लिखे स्टूडेंट्स, ऑफिस जाने वाले लोग, अच्छे अच्छे अफसर भी इसमें बैठने में ग्रेस महसूस करें, वो इसमें बैठते वक्त हिचकिचाएँ ना। आपको इस बात का पता है, ये बड़ी अफसोसनाक हकीकत है कि चिंची रिक्शा या बाइक रिक्शा चलाने वालों में 100 में से 90 लोग वो हैं कि जिनके लाइसेंस वो बनाते ही नहीं है अपने, और वो रोड पे चिंकी ले जाते हैं। सर जी बिल्कुल ठीक है। इसमें कौन कसूरवार है? बिल्कुल आप ठीक। असल में इसका रूट पासिंग है ही नहीं है, ये आवारा है ये। हाँ, इसकी कोई रूट नहीं है, तो इसका बनाया हो तो फिर तो हम कहें बंद रिक्शे की रूट पासिंग है, इसकी रूट पासिंग है ही नहीं है। और जब से दूसरी बात आपने जो पूछा कि कारोबार, जब से ये इमरान खान और नून लीग या जरदारी ये लड़ाई हो रही है, तब से पाकिस्तान में कारोबार तबाह हो चुका है, हर बंदा परेशान है।
लो जी, ये बंदे ने $1 मिलियन जो है ना वो बात कर दी है। उन्होंने कहा कि चिंची रिक्शे का मेयार ठीक हो सकता है, इमरान खान, जरदारी और नवाज शरीफ आपस में सुलह करें, बस गल खत्म। अभी आप कितने अर्से से चिंची में सफ़र कर रही हैं? तकरीबन 15 साल से। 15 साल से। तो आपके लिए ये बेस्ट सवारी है कि अगर आपको इससे बेहतर सवारी को मिले तो आप वो बेहतर लगती है सवारी, ये आपके लिए बेहतर है जी। वही बात आ गई कि ये इकोनॉमिकल है, इसलिए पब्लिक इसको पसंद करती है क्योंकि मकबूल पैसे होते हैं जी। वही बात इन्होंने भी कर दी। पैसे के अलावा और भी फायदे इसके, इसका कोई डर नहीं होता। जो अकेली सवारी बैठ जाती है ना रिक्शे में, वो नुकसान भी उठा लेती है, मिल जाता है जो पता ही नहीं चलने देता है, वो कहीं का कहीं ले जाता है। ये बहुत वैलिड बात की है आप ही ने कि ये सेफ है, इस हवाले से सेफ है, इसका डर खतरा कोई नहीं है। तो ये था आज का तड़के तड़के चिंची रिक्शा स्पेशल। चिंची रिक्शा सिर्फ देखने में थोड़ा बहुत बदसूरत लगता है, लेकिन ये एक हकीकत है कि जिस तरह शहर में आबादी और ट्रैफिक में इजाफा हो रहा है, ये आज की ही नहीं, ये मुस्तकबिल की भी ज़रूरत है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि इसको थोड़ा खूबसूरत और दिलकश बना दिया जाए और अच्छा डिज़ाइन कर दिया जाए, ताकि अमीर, पढ़े लिखे और रीज़नेबल लोग इसमें बैठने में शर्म महसूस ना करें और हिचकिचाएँ ना। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे टैलेंटेड आदमी से जो कि प्रोफेशनली तो पुलिस से वाबस्ता है, ट्रैफिक पुलिस से इनफैक्ट, लेकिन साथ साथ आर्टिस्टिक अपनी जो सलाहियतें हैं वो भी दिखा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद इम्तियाज़ नूरश की, जो कि ट्रैफिक वार्डन होने के साथ साथ एक मुनफरिद शौक़ रखते हैं और वो है फ़न मुसव्विरी। इसकी वजह से उन्होंने अपनी एक मुख्तलिफ पहचान बनाई है अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी और उससे हट के भी। ऑयल पेंटिंग करते हैं, कैलीग्राफी करते हैं, उसके अलावा मज़ीद उनकी क्या सलाहियतें हैं, इस पे हमने बात करनी है। और इस वक्त इम्तियाज़ साहब हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। यकीनी तौर पे हमारे एक्सप्रेसो टैलेंट के अंदर वो फॉल करते हैं कि हम उन पर बात करें। और इस वक्त जो महकमा पुलिस के मुख्तलिफ दफातर है, वहाँ पे उनका आर्ट वर्क आविज़ा भी किया गया है। बिल्कुल, उनकी जो कैलीग्राफी है वो मुख्तलिफ ऑफिस के अंदर इस वक्त मौजूद है। इस वक्त मोहम्मद इम्तियाज़ हमारे मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी बहुत शुक्रिया मैम आपका, और अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। और माजरत भी कि मैं जो ना फिजिकली वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो सका क्योंकि एक अर्जेंट हमारी चल रही है, एक असाइनमेंट। हम बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हैं आप लोगों के आते तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन ये ऑब्वियसली आपके फराइज हैं। अब इम्तियाज़ साहब जरा अपने शौक के हवाले से बताएं। ऑब्वियसली ट्रैफिक वार्डन, ट्रैफिक पुलिस से एसोसिएट होना और उसके अलावा अपने इस शौक को पूरा करना, ये दोनों चीज़ें आप साथ साथ लेके चल रहे हैं, राइट? जी मैम, ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है कि आप एक इतनी टफ जॉब करें, लेकिन उसके साथ साथ आप जो है आप इस तरह का टैलेंट लेके चलें जो बिल्कुल मुनफरिद हो। मेरा ख्याल है हमारी पूरी ट्रैफिक पुलिस और उससे हट के पंजाब पुलिस में भी मैं वाहिद बंदा हूँ जो कैलीग्राफी करता हूँ, और यही वजह है कि जो अफसरान हैं वो इसको लाइक भी करते हैं और बड़ा सरप्राइज भी करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। और बहुत मुख्तलिफ ऑफिस में मेरी पेंटिंग भी लगी हुई हैं, जिसमें जो हमारे सीटीओ साहब हैं उनके पोर्ट्रेट भी मैंने बनाए हैं, उनकी कैलीग्राफी भी उनके ऑफिस में भी लगी हुई हैं। इसके अलावा आईजी साहब जो हमारे हैं उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, और उनके ऑफिस के बाहर मेरी बहुत बड़ी पेंटिंग जो है तकरीबन 13 फीट लंबी पेंटिंग जो है वो लगी हुई हैं। तो आई एम जस्ट जो ना बहुत। इम्तियाज़ भाई, डिपार्टमेंट ने लिए या कोई कंपनसेशन भी दी आपको, क्योंकि ये तो खर्चे वाला काम है ना? सर इसमें सबसे बड़ी ऑनर और खुशी तो ये होती है कि आपके जो आला अफसरान है वो उसको एप्रिसिएशन दे। तो कंपनसेशन इससे ज्यादा मेरा ख्याल और कोई बड़ी आपके लिए होनी नहीं चाहिए कि जब आप बेल फोर्स में हो तो आपके अफसरान आपको एप्रिशिएट करेंगे इस बात पे। नहीं, आपका काम भी तो इतना कमाल है जो हम देख रहे हैं। तो ये कब से कर रहे हैं? क्या बचपन से आप करते थे और फिर पुलिस में चले गए और आपको शौक पैदा हुआ, या फिर पुलिस में आने के बाद कहीं आपने इसको एक्सप्लोर किया? जरा स्टोरी तो बताएं क्या है इसके पीछे।
सर जो आर्टिस्ट होता है वो बाई बर्थ आर्टिस्ट होता है, उसको ये नहीं होता कि कब उसने सीखा या कहाँ पे टर्निंग पॉइंट था, तो बाई बर्थ आर्टिस्ट होता है। तो मैंने शुरू से इसको करता आ रहा था, लेकिन उसको मैं फिर वो अगर रेगुलर एजुकेशन ली, रेगुलर एजुकेशन के बाद फिर पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली, लेकिन ये टैलेंट मेरे साथ साथ चलता रहा है। हाँ, यहाँ पे पुलिस में आके जब मैंने उसको थोड़ा सा अफसरान के सामने लेके गया हूँ, तो फिर वो उनकी नजर में आया कि भैया आप किधर छुपे रहे हैं, हमारे साहिबान और सारी। अच्छा इम्तियाज ये बताएं कि आप जिस तरह से कैलीग्राफी करते हैं, आप ऑयल पेंटिंग से करते हैं, एक्रेलिक से करते हैं, जरा अपनी उस जॉनर को भी एक्सप्लेन करें। मैम इसमें हर तरह के मीडियम, जैसे मैंने पहले बताया कि आर्टिस्ट बाई बर्थ आर्टिस्ट होता है, तो मैं हर मीडियम में काम करता हूँ। मैंने पेंसिल स्केचेस भी करता हूँ, मैं जो है उसके बाद ऑयल में भी काम करता हूँ, मैं एक्रेलिक में भी काम करता हूँ, और उसके बाद वाटर कलर में भी काम करता हूँ, क्योंकि कैलीग्राफी भी करता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट भी करता हूँ, लैंडस्केप भी करता हूँ, तो हर तरह का मैं काम करता हूँ। लेकिन वो फिर डिपेंड करता है कि आपके अफसरान को किस तरह का काम पसंद है। अच्छा, तो बहुत सारे अफसरान है, जैसे हमारे आईजी साहब हैं, उनको ईरानी कैलीग्राफी पसंद है, उन्हें मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट पसंद है। इसी तरह से हमारे जो सीटीओ साहबान हैं, उनको कैलीग्राफी, इस्लामी कैलीग्राफी पसंद है, उन्हें बिल्डिंग्स पसंद है, लैंडस्केप पसंद है। तो इतनी मुश्किल जॉब के साथ आपको टाइम कैसे मिलता है? कि ये तो ऑब्वियसली बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, बहुत मेहनत तलब काम है, और आपकी जॉब का जो है वो भी बहुत मुश्किल, एक टफ जॉब है आपकी, तो कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज करने की जो बात होती है ना मैम, जो आपका होता है कि आप में जो टैलेंट होता है, जो शौक होता है, वो रास्ते खुद ही निकाल लेता है। आपको टाइम, बेशक आप थके हों, बेशक आप ड्यूटी करके बहुत थक गए हैं, लेकिन ये आपको एनर्जेटिक करता है। टैलेंट की पहचान यही होती है कि आपको जितना भी आप परेशान हो, जितना भी थके हो, आपका काम करने को दिल करता है। तो मैं जब ड्यूटी से वापस आता हूं, तो मुझ में ये काम करते हुए एनर्जी डबल हो जाती है, तो मैं फिर करता जाता हूं। मुझे नहीं पता चलता कि वो दिन हो रहा है, रात हो रहा है, कैसे भी है, तो मैं करता जाता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर एप्रिसिएशन होती है, वो आपको और बूस्ट अप करती है, तो आप और जो ना आपका जो एनर्जी लेवल ऊपर चला जाता है। अच्छा, ये ट्रैफिक फोर्स के लोगों से हमारी मुलाकात, पहले हमारे पास एक हमारे भाई आते हैं, वो आप जानते ही होंगे, वो बॉडी बिल्डिंग के अंदर वो बड़ा अच्छा उन्होंने अपना नाम बनाया, वो भी हमारे शोज में आ चुके हैं, और आप माशाल्लाह आर्टिस्ट हैं, तो इसका मतलब है जो ट्रैफिक पुलिस की हायरार्की है, ये आर्टिस्टिक लोगों को ज्यादा सपोर्ट करती है। जो ग्राउंड की पंजाब पुलिस के दूसरे लोग हैं, उनमें से भी लोगों को आना चाहिए सामने। व्हाट डू यू से? बिल्कुल सर, हमारे जो अफसरान वाला हैं, हमारे अभी जो सीटीओ साहबान हैं, सीटीओ साहब हैं, वो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, स्पेशली इस तरह की एक्टिविटीज में जो भी लोग हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं, उनको वो कोशिश करते हैं कि उनको जितना भी सपोर्ट कर सकें वो करते हैं। ऑब्वियसली ड्यूटी के बाद वो कहते हैं कि आप इसको करें काम, क्योंकि ये वाला एक आपकी पहचान है, जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का एक हार्श जो रवैया है वो सामने आता है, या दूसरी बिल्कुल, ये आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर बहुत इसका असर होता है। तो क्या इंटरनली इदारे के अंदर आप महसूस करते हैं, जब आप खुद ये काम कर रहे हैं और आपके अफसरान को ये पसंद भी है, वो अप्रिशिएट भी करते हैं, इदारे के अंदर ऐसे कोई स्कूल्स या ऐसा कोई लर्निंग, कोई कोर्सेज ऐसे होने चाहिए जिसमें कम से कम आप लोग अपनी, क्योंकि आप लोगों की ड्यूटी आवर्स भी बड़े सख्त होते हैं, जो आपके मिजाज पे भी फिर असरअंदाज होते हैं, तो ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए जिसमें आप लोग थोड़ा अपने आप को ठीक रख सके, तो ऐसा कुछ होना चाहिए आपके ख्याल में? बिल्कुल सर, ऐसा होना चाहिए। बल्कि मैंने जो है वो आईजी साहब को रिक्वेस्ट की है, सीटीओ साहब को रिक्वेस्ट की है कि इस तरह से जहाँ आप जब हमारी ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पे जहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, वहाँ पे ये वाला आर्ट का सब्जेक्ट भी, क्योंकि आर्ट बहुत सारे लोगों के अंदर होता है, तो ये उनको ये भी पढ़ाया जाना चाहिए, ये एक्सप्लोर करने का उनको मौका मिलेगा। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलेगा। दूसरा ये भी एक किस्म की थेरेपी है कि जब आप जो आर्ट लवर होते हैं, वो आर्ट करके उनको एक रिलैक्स होते हैं, वो इसको फील करते हैं कि ये इस तरह से होना चाहिए। और जिस तरह से आप लोगों की जॉब है, ऑब्वियसली आप लोगों को रिलैक्सेशन के लिए कुछ इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए। अच्छा इम्तियाज साहब, ये बताएं, कोई ऐसा पेंटिंग या कोई ऐसा आर्ट पीस आपने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को तो दिया है, कोई अपनी ऐसी आर्ट जो आपने बहुत दिल से बनाई और आपकी ख्वाहिश हो कि मैं इस इंसान को ये आर्ट किस शख्सियत को? हाँ, वेरी नाइस, यस। ऑब्वियसली सर, मैं जो मेरी सबसे बड़ी विश थी वो ये थी कि मैं आईजी पंजाब जो हैं उनको मैं अपनी पेंटिंग रिप्रेजेंट करूं। उनके लिए मैं जो था कि मैंने एक पेंटिंग्स बनाई हुई थी, वो उन्हें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी विश पूरी हो गई है कि जो डिपार्टमेंट हमारे हेड हैं उनको मैं अपना काम रिप्रेजेंट करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने उन्हें दी तो उन्होंने मुझे गले भी लगाया, मुझे CC1 लेटर भी दिया और कैश का अवार्ड भी दिया। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी। तो इम्तियाज भाई चलें, ये तो ज़बरदस्त है, ये तो आपके अफसरान और डिपार्टमेंट तक बात हो गई। कमर्शियली कोई एग्जीबिशन वगैरह करने का इरादा है जहाँ पे आप अपना काम रखें, आम शहरी आए उसको देखें और खरीदें?
बिल्कुल सही बात है। मैं सर एक मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस जो है वो सेफ्टी, तहफ़्फ़ुज़ और इस चीज़ की अलामत है, तो मैंने कुरानी आयात के थ्रू बहुत सारी आयात और अहादीस इस तरह की निकाली हैं जो तहफ़्फ़ुज़, सेफ्टी और इस तरह की बात करती हैं कि आप दूसरों के जान माल की तहफ़्फ़ुज़ करें, अपनी जान माल की तहफ़्फ़ुज़ करें। तो उसके हवाले से मैंने बहुत सारी आयात और हदीस निकाली हैं, उनकी मैं कैलीग्राफी बना रहा हूँ, जिनका मेरी विश है कि मैं अल हमरा आर्ट काउंसिल में उसकी एक्टिवेट करूँ और उसमें हमारे अफसरान भी आए और आम पब्लिक भी आके उसको देखे, मेरे टैलेंट को देखे और उसको परचेज करे। वो आपके घर में लगे हुए आर्ट पीस जो हैं वो पुरानी आयात के थ्रू आपको मैसेज। आपका काम बहुत खूबसूरत है इम्तियाज नूरश, और हम बड़ा फ़ख्र है हमें आप पे और फोर्स के बाकी भी वो लोग जिनके अंदर टैलेंट है लेकिन वो सामने नहीं आता है, वो या तो लाना नहीं चाहते या वैसे ही मसरूफ़ रहते हैं। इम्तियाज़ साहब एक बड़ी अच्छी एग्जांपल हैं। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है, जब भी एग्जीबिशन होगी इंशाल्लाह उसको भी हम ज़रूर नशर करेंगे। सो ये जनाब एक टैलेंटेड हमारे ट्रैफिक वार्डन है, लेकिन अपना टैलेंट अपने डिपार्टमेंट में भी और बाहर भी दिखा रहे हैं। सो आप भी इसको एग्जिबिट कीजिए कुछ अगर आपके अंदर बिल्कुल एक्सप्लोर करें अपने टैलेंट को। इसी नोट पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। उम्मीद के साथ कि हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पे कुछ लाफ्टर सेशन चल रहा है, लाफ्टर चैलेंज चल रहा है, ये आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिल वक्त आपकी सेहत का ख्याल चूंकि रखना बहुत जरूरी है। अरमला ये आपने लिंक देना था। खुशी हमारे साथ मौजूद है, ओवर टू यू खुशी। कैसी खुशी आप? गुड आप लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक। खुशी आज सुबह सुबह क्या एक्सरसाइज करेंगे आप? कोर और अपर बॉडी की एक्सरसाइज करवाऊंगी। इट्स गोइंग टू बी ऑन द फ्लोर। प्लैंक पोजीशंस की कुछ एक्सरसाइजेज होंगी, ठीक है? सो आई वोंट लाई डाउन। So खुशी का so just 3 to 4 exercises guys, 15 to 30 reps. So guys plank position में आना है, अपने पांच पे रखना है, वेट डालना है डंबल पे, wrist should be right below the shoulders, feet wide, breathe in जब आपने pull करना है डंबल को towards your chest and then alternate, ठीक है? Make sure you're not moving your hips side to side, your stomach is tucked in, hips are tight, and right, breathe in and breathe out. The beginners हैं वो knees पे कर सकते हैं, same way guys, wrists right below the shoulders, knees together, feet together, right, left. अगर बिल्कुल ही beginner हैं तो आप विदाउट डंबल्स भी कर सकते हैं गाइस, या एलिवेटेड किसी चेयर पे भी कर सकते हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट एक्सरसाइज गाइस फ्लोर पे ही होंगी। gonna do push-ups with knee tucks. So guys, we're gonna go on push-up. Make sure plank position में रहें, stomach in, hips tight, go in plank and pull your knee and breathe out. Pull your knee towards the chest and breathe out. Down and same way guys. And up, forward. And बिल्कुल बिगनर हैं तो गाइस एलिवेटेड भी कर सकते हैं, कोई स्टेपर भी ले सकते हैं। सो इसकी ऑल्टरनेशंस ये हैं। एंड देन थर्ड वन, ऑन योर पाम्स, सेम, wrists right below your shoulders, head to heel in one line, stomach tucked in, tap your shoulders, make sure no hip dips, feet wider. ये बिगिनर्स के लिए तो थोड़ी टफ नहीं है ज़्यादा? You can do it on the knees. Knees पे कर लो। इसलिए मैं ऑल्टरनेशंस बता रही हूँ। आप नीज पे कर सकते हो, वॉल पे कर सकते हो, चेयर पे कर सकते हो, नीज पे। एंड लास्ट वन गाइस, हम करेंगे ऑन योर एल्बोज। एल्बो पे कर लें या नी पे कर लें। सो गाइस पहले बिगनर का बता देती हूँ, ठीक है? नीज पे रहेंगे एंड जस्ट होल्ड, ठीक है? एंड देन इंटरमीडिएट एंड एडवांस, ठीक है? जस्ट आपने जो अपने हिप्स जो हैं टुवर्ड्स द सीलिंग लेके जाने हैं एंड यू हैव टू ब्रीथ आउट, कॉन्ट्रैक्ट योर स्टमक। सारी एक्सरसाइज में गाइस आपने अपनी कोर को कॉन्ट्रैक्ट रखना है, ब्रीथ आउट करते रहना है। सो गाइस 15 to 30 reps, 3 to 4 rounds, 10-15 मिनट्स का वर्कआउट है। सो इट्स गोना बी हार्ड बट इसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। ये थोड़ा इंटेंस वर्कआउट है, लेकिन आप इसकी बता रही हैं कि ऑल्टरनेट आप कुछ कर सकते हो। बिगनर्स के लिए वो एलिवेटेड भी कर सकते हैं, वॉल पे भी कर सकते हैं, विदाउट डंबल्स भी कर सकते हैं। ओके, इट डिपेंड्स, आप उसको कर सकते हैं। ओके ग्रेट, थैंक यू वेरी मच खुशी, बहुत शुक्रिया। खुशी ने सुबह सुबह आपको बता दिया कि किस तरह से आपने एक्सरसाइज करनी है। थोड़ी इंटेंस है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऑल्टरनेट है इसका। अगर आप बिगनर हैं, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो आप डंबल्स के बगैर या वैसे भी अपने उस पर नियत नहीं है तब भी थोड़ा रिलैक्स होकर कर सकते हैं। खैर खुशी, वाला ऐड समथिंग, कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। आप डिपेंड करता है किस लेवल पे हो, किस तरह के बिगनर हो, ठीक है? कुछ लोग
जल्दी पिकअप कर लेते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है। चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। खुशी वजदास जी, आई होप कि एक्सरसाइज भी आपने कर ली और उसके साथ साथ प्रोग्राम के अंदर भी एक जैम पैक काइंड ऑफ, पावर पैक काइंड ऑफ शो हमने आपके लिए रखा, इस उम्मीद के साथ कि आपका शो, आप हमारे साथ आज का शो आपने एंजॉय किया। आपसे मुलाकात इंशाल्लाह कल करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।